करते हैं समरी का। सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से होगी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एक एक बातों को समझते हुए चलेंगे, जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा वहां पर आप नोट डाउन कर ले रहिएगा और फिर बाद में आप आसानी से उसको पूछ लीजिएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है मेरा स्वयं का गीत, मेरा खुद का गीत। इज रिटन बाय मतलब जो लिखा गया है, रिटन बाय अ ग्रेट अमेरिकन पोएट, जो लिखा गया है एक महान अमेरिकन पोएट के द्वारा। अमेरिकन पोएट अर्थात वाल्ट विटमैन जो है ये एक अमेरिकन पोएट है, ठीक ना, ये एक अमेरिकन पोएट है वाल्ट विटमैन, इनके द्वारा लिखा गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इन दिस पोएम मतलब इस कविता में, द पोएट यानी कवि, यानी इस कविता में जो पोएट है, जो कवि है, ठीक ना, क्या कह रहे हैं देखेंगे। इन दिस पोएम द पोएट, इसका आपको जब हम समझा देंगे तो पूरा का अर्थ आपको लिखना है, कल लिख कर लाना है। इन दिस पोएम द पोएट कवि टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, इस कविता में कवि बात करते हैं, टॉक्स अबाउट मतलब बात करते हैं, हिमसेल्फ मतलब अपने बारे में, ठीक है। इस कविता में कवि अपने बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ही एंजॉय हिमसेल्फ, कवि खुद आनंद करते हैं, खुद आनंद लेते हैं। एंड सॉन्ग फॉर हिमसेल्फ, और सेंग फॉर हिमसेल्फ, और खुद के लिए गाते हैं। अर्थात ही एंजॉय हिमसेल्फ, वो खुद आनंद लेते हैं, हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर हिमसेल्फ, और खुद के लिए गाते हैं, खुद उत्सव मनाते हैं, खुद गाते हैं। ही वांटेड, वह चाहते हैं, कभी चाहते हैं, ही वांटेड हिज रीडर्स टू नो दैट ही वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बात को समझिए, ही वांटेड वह चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हिज रीडर्स, तो उनका जो पाठक है, ठीक ना, उनका जो पाठक है, जो उनकी कविता को पढ़ रहा है वो हुआ रीडर्स, ठीक ना, जो उनकी कविताओं को पढ़ रहा है दैट इज कॉल्ड रीडर्स, ठीक ना। तो ये जो रीडर्स हैं, टू नो, जो रीडर्स हैं, जो पाठक हैं, वो जानेगा दैट ही वाज नॉट डिफरेंट, वह अलग नहीं है फ्रॉम अदर्स, दूसरे से। यानी इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहे हैं, अपने पाठक को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं तुमसे अलग नहीं हूं, मैं तुमसे डिफरेंट नहीं हूं। ही वांटेड वह चाहते हैं, एवरीवन वह चाहते हैं, एवरीवन टू सपोज और एक्सेप्ट, वह चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इसको माने और स्वीकार करे। द ट्रूथ, सच्चाई को, द ट्रूथ यानी कभी कहते हैं कि हम जो इंसान है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक ना, जैसे मैं हूं वैसा तुम हो, सेम हो, ठीक ना, और ये एक सच्चाई है, ठीक ना, और इस सच्चाई को हमको क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक ना। ट्रूथ दैट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, हमको ये मानना पड़ेगा, इवन दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल एलिमेंट, मतलब केमिकल एलिमेंट का तो तत्व है, ठीक ना, उसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक छोटा सा कण है, ठीक ना। कि पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें, ठीक ना, तो हम ही सर्वोसर्वा नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जिस तरह से एक केमिकल एलिमेंट जो होते हैं, उस केमिकल एलिमेंट का एक पार्टिकल है हम लोग, ठीक ना, पार्टिकल के समान एकदम बहुत छोटा है, ठीक ना, ये चीज ध्यान रखना। क्या है, केमिकल एलिमेंट दैट कैन एग्जिट इन हिज बॉडी बिलोंग टू हिज सोल, ठीक ना। देखिए क्या कहता है, दैट इन एग्जिट, एग्जिट का मतलब देखिए, एग्जिट और एंट्री एक वर्ड भी है जो आप लोग पढ़ा होगा, ठीक ना। दैट कैन एग्जिट हिज बॉडी बिलोंग टू हिज सोल, ठीक ना, जो कि एग्जिट कर सकता है, निकल सकता है, या बिलोंग करता है मतलब जुड़ा हुआ रहता है टू हिज सोल, अपनी आत्मा से। यानी हमारा जो शरीर का एक एक कण जो है, कहीं ना कहीं हमारी आत्मा से क्या रहती है, जुड़ी रहती है, मिली हुई रहती है, ठीक ना। ही सेज, ही सेज इसीलिए वह कहते हैं, ठीक ना, ही सेज वह कहते हैं दैट की एवरी एटम दैट बिलोंग टू हिम, इसीलिए कवि कहते हैं कि जितने भी एटम है, इवरी एटम मतलब प्रत्येक कण, बिलोंग टू हिम जो उसमें वास करते हैं, अर्थात जितने भी कण हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक ना,
जो कण जितने भी एटम है वो कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं उनमें, अर्थात लेखक में जो बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू हिम, बिलोंग टू एवरी ह्यूमन बीइंग। वही कण, वही सेम पार्टिकल, वही शरीर, यानी वही चीज बिलोंग करता है एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव में। यानी कवि का कहने का आशय यह है कि जो भी कवि का कहने का, यहाँ से हम फिर एक बार रिकेप करते हैं कि ही सेज दैट, वह कहते हैं, यानी कवि कहना चाह रहे हैं कि जितने भी पार्टिकल, जितने भी कण हैं जो हम में बिलोंग करते हैं, जो हम में वास करते हैं, जो भी चीजें, ठीक ना, बिलोंग टू हिम, जो उनमें सभी में वास करते हैं, बिलोंग टू एवरी ह्यूमन बीइंग, और वही चीजें, वही सेम थिंग्स बिलोंग करते हैं किसमें, प्रत्येक मानव में। अर्थात जो मुझ में है वही सारी दुनिया में है, वही प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, ये कवि जताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। ही इम्फेसिस, इम्फेसिस का मतलब होता है जोर डालना। ये जो वर्ड है इम्फेसाइज, इसको पढ़ सकते हैं, इसका मतलब जोर डालना, ठीक ना। ही इम्फेसाइज्ड दैट टू ह्यूमन बीइंग, वह जोर डालते हैं, बताते हैं कि दूगो जो ह्यूमन बीइंग है, दूगो जो मानव है, ठीक ना, टू ह्यूमन बीइंग बीइंग वेयर मेड ऑफ द सेम सोइल। अगर दो डिफरेंट डिफरेंट, अगर हम मानव को ले लें, दोनों डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तियों को ले लें, ठीक ना, तो दोनों का जो बना हुआ है, मेड मतलब वही बना हुआ, या दोनों बना है ऑफ द सेम सोइल, और सेम सोइल मतलब समान मिट्टी से बना हुआ है। हमारा शरीर भी मिट्टी से बना हुआ है, तुम्हारा शरीर भी मिट्टी से बना हुआ है, हमारा शरीर के अंदर भी खून है, तुम्हारे शरीर के अंदर भी खून है, ठीक ना। हमारे अंदर जो भी चीजें हैं सेम एज इट इज तुम्हारे अंदर भी, ठीक ना। कवि का ये आशय है, कवि ये कहना चाह रहे हैं, ठीक ना। यानी सेम सोइल है, दो मानव का भी शरीर को अगर कंपेरिजन करिएगा, दोनों का सेम मतलब दोनों का शरीर मिट्टी से ही बना हुआ है। द पोएट, कवि, द पोएट यूज टू वॉक हेयर, यहाँ पर कवि, समझिए बातों को थोड़ा समझना है। द पोएट यानी कवि, यूज मतलब उपयोग किए हैं, टू वॉक हेयर एंड देयर, कवि यहाँ पर उन्होंने उपयोग करके बताया है कि हेयर, हेयर मतलब यहाँ, एंड देयर वहां, हेयर एंड देयर, एंड ऑल्सो कवि कहता है कि समझो यहाँ थोड़ा, यहाँ छूट गया। द पोएट यूज टू वॉक, कभी टहलते हैं, वॉक का मतलब टहलते हैं, ठीक ना। हियर एंड देयर, भ्रमण करते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं कभी, ठीक ना। क्या करते हैं, हियर एंड देयर, वॉक मतलब चलते हैं, घूमते हैं, जैसे अपना मर्जी है। कभी कहते हैं कि मैं अपना मर्जी के मालिक हूँ, ठीक ना, इधर उधर मैं भटकते रहता हूँ, और जब भी मन होता है गा लेता हूँ, जब भी मन होता है तो जो भी गुनगुना लेता हूँ, यानी जो भी करता हूँ मैं खुद के लिए करता हूँ। वही आगे की बात में है, कभी क्या कहना चाह रहे हैं उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ही द पोएट यूज टू वॉक हियर एंड देयर, कभी यहाँ और वहाँ भटक रहे हैं, कभी यहाँ वहाँ टहल रहे हैं, ठीक ना। और टहलते टहलते के क्रम में वो क्या बोल रहे हैं समझिए। एंड एंड ऑल्सो इनवाइट हिज सॉल, इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना, हिज सॉल का मतलब होता है अपनी आत्मा को, अपनी हृदय को, ठीक ना। यानी एंड ऑल्सो इनवाइट हिज सोल, और अपनी अंतरात्मा को, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को वो आमंत्रित करते हैं। अर्थात कभी इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और अपनी आत्मा को आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। आगे कहता है टुक ही टुक सपोर्ट मूव्ड, टुक ही टुक सपोर्ट मूव्ड एंड रेस्टेड अकॉर्डिंग टू हिज कंफर्ट, आगे जरूर लिखा होगा, है ना, कंफर्ट। अब कभी क्या कह रहे हैं, कभी अपनी अकॉर्डिंग, ठीक ना, अपने कंफर्ट, अपने आराम, जैसे नहीं, कभी क्या होता है ना, आप अगर कहीं दूर यात्रा कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग भी कभी कभी अगर दूर यात्रा करने के लिए जाते हैं, ठीक ना, बाइक चलाते हुए हम दूर यात्रा करते हैं, तो क्या होता है ना कि हम चलते हैं 2 4 10 15 किलोमीटर चलने के बाद जो है ना, थोड़ा देर रेस्ट कर लेते, पानी उनी पी लेते ताकि माइंड फ्रेश हो जाए, ठीक ना, क्योंकि बाइक पर बैठा बैठा थोड़ा ये उस तरह का फील होने लगता है, ठीक है। तो थोड़ा अपना मस्ती से कहीं जाते हैं तो अपना हिसाब से कहीं कहीं रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, कर लेते हैं ना। तो उसी तरह से कभी भी स्वयं अपने आप को क्या करते हैं समझिए। ही टुक, ही टुक सपोर्ट मतलब वो खुद को सब खुद के सपोर्ट लेते हैं, अपना सपोर्ट खुद करते हैं। मूव मतलब इधर उधर जाते हैं, ठीक ना। एंड रेस्ट और आराम करते हैं, एंड रेस्टेड अकॉर्डिंग टू हीज कंफर्ट, अपने आराम के अकॉर्डिंग, अपनी आराम से,
ठीक ना, मतलब बोल सकते हैं देखो अपने जितना मतलब वो अपने आराम के अकॉर्डिंग, मतलब उनको जो कंफर्टेबल लगता है अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक ना, कभी जो है जहां मन होता है तहां घूमते हैं, जाते हैं, ठीक ना, और आराम करते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक ना। ही, आगे समझिए, ही वास्ड, ही वास्ड, वास्ट का मतलब होता है देखना, ठीक ना, और जब भी कोई चीज को ससरी नजर से गौर से देखते हैं, कुछ लंबे समयों तक देखते हैं, ठीक ना, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं वास्ड, ठीक ना। ही वास्ड द स्पाइक ग्रीन ग्रास, स्पाइक का मतलब कांटा होता है, कांटेदार झाड़ियां जो होते हैं ना, जो घास होता है कांटेदार घास होता है ना, उसको बोलते हैं स्पाइक, ठीक ना, जिस पर अगर हाथ रखिएगा तो थोड़ा गरते हुए आपको फील होगा कि कुछ गर रहा है, ठीक ना, कुछ फील हो रहा है, कांटेदार टाइप का होगा, ठीक ना। तो स्पाइक ग्रीन ग्रास, ठीक ना, ग्रीन ग्रास मतलब होता है हरा घास का जो स्पाइक होता है, आप कभी भी अगर घास वाला एरिया में जाइएगा, ठीक ना, हाथ ऐसे रखिएगा ऊपर से हल्का नॉर्मल, तो आपको हाथ में फील होगा कुछ गर रहा है, ठीक ना, और वो ग्रीन ग्रीन घास होता है, ठीक ना, उसी का स्पाइक, उसी का जो कांटा होता है, कांटेदार घास जिसको बोल सकते हैं, कांटा होता है वो हमारे ऊपर क्या होता है, गड़ता है, ठीक ना। इन द समर, और ये बात होती है समर गर्मी के समय में, ठीक ना, इन द समर मतलब गर्मी में, ठीक ना। द ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है बढ़ना या आगे बढ़ना, ठीक ना, तो ग्रीव एवरीवेयर, ठीक ना, और ग्रीव मतलब बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, क्या एवरीवेयर मतलब अन्यत्र जगह, सभी जगह, ठीक ना, एवरीवेयर मतलब सभी जगह, ठीक ना। आगे कहता है एवरीवेयर ही इंजॉय नेचर, और यह इधर उधर करते हुए अपने ने प्रकृति का मजा लेते हैं, प्रकृति को एंजॉय करते हैं, ठीक ना, कभी जो है इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर जहां मन तहां जाते रहते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक ना, और जो समर ग्रास है, जो घास है, उसकी जो कांटा है ना, उसको वो सहलाते चलते हैं और अपने इधर उधर अपने भटकते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है ना। आगे कहता है ही इंजॉय नेचर, और वो प्रकृति को क्या करते हैं, प्रकृति को आनंद लेते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं। आगे कहता है ही वॉज बोर्न, अब एक बार पुनः कविता के अंदर बातों को हम समझेंगे, ही वॉज बोर्न, उनका जन्म हुआ था, कवि का जन्म हुआ था, फ्रॉम हिज पेरेंट्स अपने माता पिता से, कवि का जन्म हुआ है फ्रॉम हिज पेरेंट्स अपने माता पिता से, दे वेयर बोर्न फ्रॉम द देयर पेरेंट्स, और वे अर्थात कवि कह रहे हैं, बातों को थोड़ा समझना है, कवि कह रहे हैं ही वॉज बोर्न फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उनका जन्म अपने माता पिता से हुआ है, दे मतलब वे अर्थात उनके माता पिता, दे वेयर बोर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिता जो है, यानी जो कवि है, कवि के जो माता पिता भी है, वो अपने अपने माता पिता से जन्म हुआ है, ठीक है ना, उनका भी जन्म पेरेंट्स द सेम, ठीक ना, अर्थात उनके माता पिता का जन्म भी उनके माता पिता से हुआ है, और उनके माता पिता का जन्म भी यानी उनके माता पिता के माता पिता का जन्म भी उनके माता पिता से हुआ है, अर्थात अगर हम बोल देंगे दादा दादी की अगर हम बात करें तो दादा दादी का भी, हमारे दादा का जन्म जो है अपने माता पिता से हुआ है, और दादी का जन्म भी अपने माता पिता से हुआ है, ठीक ना, बात समझिए ना, यानी उनके अपने अपने माता पिता से जन्म हुआ है, ठीक ना। आगे कहता है कभी द पोएट, यहाँ पर कैपिटल टी लिखना ध्यान रखना, द पोएट वाज 37 years ओल्ड, कभी यहाँ पर अपने आप को 37 साल का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या, कि द पोएट वाज 37 year ओल्ड, कभी जो है ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं 37 साल का हूँ, ओल्ड बट, बट लेकिन स्टिल इन इन वेरी गुड हेल्थ, और मैं बहुत अच्छे स्वास्थ्य में हूँ, यानी लेखक 37 साल का है लेकिन पूर्ण स्वस्थ, हेल्दी है, ठीक है ना, बात समझ गए ना, स्वस्थ है। आगे क्या कह रहा है समझिए, हेल्थ ही होप्ड टू स्टे, देखिए ही होप्ड, होप्ड का मतलब होता है आशा, ठीक ना, ठीक ना, होप्ड भी टू का प्रयोग किया गया है, ही होप्ड टू स्टे, वह आशा करते हैं कि रहें, स्टे का मतलब ठहरा या रहना, ठीक ना, कभी चाहते हैं कि रहें, ही होप टू स्टे, वो चाहते हैं कि रहें, ठीक ना, अब क्या रहे तो थोड़ा समझने का प्रयास करना, स्टे स्टे हेल्दी एंड फिट टिल हिज डेथ, टिल हिज डेथ, देखिए समझिए, कहता है ही हेल्दी एंड फिट टिल हिज डेथ,
यानी कवि क्या चाह रहे हैं समझिए, वह चाह रहे हैं कि वह आशा करते हैं, ही होप्ड, वो आशा करते हैं कि वह रहे, ठीक ना, क्या रहे, हेल्दी एंड फिट टिल हिज डेथ, यानी टिल हिज डेथ मतलब अंत तक, यानी मृत्यु आता है, ये आशा करते, भगवान से उम्मीद करते हैं, ये एक तरह से अपने आप को आशा करते हैं कि मैं अभी 37 साल का हूँ और परफेक्ट हूँ, मैं पूरा हेल्दी हूँ, ठीक ना, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मैं हेल्दी नहीं हूँ, ठीक ना, लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ, मैं यही आशा करता हूँ कि मृत्यु तक, यानी जब हमारा प्राण छूटे तब तक मैं इसी तरह से स्वस्थ बना रहूं, मस्त बना रहूं, ठीक ना। आगे कहता है एट लास्ट, और कविता को कविता की समरी को हम खत्म कर रहे हैं एक लास्ट पॉइंट में, ठीक ना, और बहुत ही इसमें मैंने एक फ्रेज का यूज किया है, ठीक ना, बात समझ गए ना, एट द लास्ट मतलब सबसे अंत में, इसमें हमने एक फ्रेज यूज किया है, फ्रेज कहता है एट लास्ट, ठीक ना, और अंत में ही एक्सेप्टेड, कभी स्वीकार करते हैं दैट की लाइफ वाज नॉट बेड ऑफ रोजेज, की जिंदगी जो है गुलाबों की सेज नहीं है, ठीक ना, बेड ऑफ रोजेज, ये जो आपको नजर आ रहा है, क्या लाइफ वाज नॉट बेड ऑफ रोजेज जो है ये एक प्रकार का फ्रेज है, ठीक ना, जिसका मतलब तो गुलाबों की सेज, ठीक ना, अर्थात जिंदगी जो है ये गुलाबों की सेज नहीं है, गुलाब की सेज का मतलब समझ ही रहा होगा कि गुलाब का सेज का मतलब एकदम मस्त जिंदगी, मतलब शानदार लाइफ, ठीक ना, बोल सकते हैं कि डिलीशियस लाइफ, ठीक है ना, डिलीशियस से ही बोल सकते हैं कि मतलब शांत, बोल सकते हैं कि ऐसा लाइफ जिसमें तन को दुख दर्द तकलीफ तो दूर दूर तक हवा नहीं आ सकता है उसका, ऐसा जिंदगी उसको बोल सकते हैं बेड ऑफ रोजेज, ठीक ना, गुलाबों की सेज उसको हम लोग कहते हैं, ठीक ना, लेकिन इसका मतलब होता है एक शानदार जिंदगी, एक